सो हे गाइस, वेलकम टू आवर लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है जीत एंड इस वीडियो में हम DFCCL एग्जाम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करने वाले हैं। CRM, मार्केटिंग एज वेल एज इकोनॉमिक्स के ये एक मिक्स क्वेश्चन होंगे जनरली, और इसका जो पर्पज़ है वो हमारा मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे। इसमें क्या है कि अगर आप CRM का सेपरेट वीडियो देखने जाओ या फिर इकोनॉमिक्स का एज वेल एज मार्केटिंग का अगर सेपरेट वीडियो देखने जाओ तो वो बहुत लंबे लंबे वीडियोज़ हैं, जो कि हमारे पास एज ऑलरेडी हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। सो इस वीडियो का पर जो मेन मोटिव है वो यही है कि टाइम स्टूडेंट का बचाना, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि एक क्विक रिवीजन वीडियो होगा। आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत कम टाइम में बता दी जाएंगी, और टोटल इसमें 15 क्वेश्चन होंगे। बट अगर मैं टोटल एक्सप्लेन करने के बाद देखा जाए हर एक टर्म्स को जब डिस्क्राइब किया जाएगा तो ऑलमोस्ट ये एक छोटा सा वीडियो जो कि ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के होने वाले हैं, इसमें आपको 50 क्वेश्चन के आंसर ऑलमोस्ट पता चल जाएंगे। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन उसमें पूछा है वन ऑफ द इसेंशियल कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज़। तो जो हमारा अगर क्वेश्चन को अगर आप सारे ऑप्शन को पढ़ोगे उसके बाद आप जो होगा ना परफेक्ट कॉम्पिटिशन का इसेंशियल कंडीशन क्या है, तो इसमें जो आप ऑप्शन डी पढ़ोगे उसमें क्या है, सेम प्राइस फॉर द सेम थिंग एट वन टाइम। इसका मतलब क्या है कि अगर आप मार्केट में जाते हो जनरली तो आप देखोगे आपने कोई प्रोडक्ट आपको खरीदना है। ठीक है, आप भले एक दुकान से खरीदे या फिर कई दुकानों से आप दुकानों के पास जाओ, आपको पता चलेगा कि उस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या निकला? परफेक्ट कंपटीशन वो है कि एक एक जगह पे सेम थिंग का सेम प्राइस होगा एट वन टाइम। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन हो गया, राइट। और इसके अलावा जो हमारा क्वेश्चन टू है, ठीक है, क्वेश्चन टू हमारा क्या है कि इन द इकोनॉमिक डिक्शनरी इज़ नॉन एज नैरो मनी। नैरो मनी किसको जाना जाता है, किसको किसको नैरो मनी कहा जाता है, राइट। तो जो हमारा M1 है, ऑप्शन जो बी है हमारा, इसको हम नैरो मनी बोलते हैं, राइट। अब जो अदर ऑप्शन है M3 और M4 है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम नैरो बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी बोलते हैं। और जो M1 है वो हमारा क्या होता है, मोस्ट लिक्विड होता है एंड ईजीएस्ट फॉर ट्रांजेक्शन होता है, राइट। और जो हमारा M3 है, अगर M3 को किस 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 लिए जाना जाता है, तो M3 का एक बड़ा अच्छा यूज़ है, आप M3 के थ्रू आप कॉमनली यूज टू मेजर मनी सप्लाई। इसको हम मनी सप्लाई, कितना मार्केट में मनी सप्लाई है, इसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं, राइट। और जो हमारा M4 है इसको हम लीस्ट लिक्विड भी बोलते हैं। जो हमारा M1 है ये मोस्ट लिक्विड होता है, M4 लीस्ट लिक्विड होता है, M1 हमारा नैरो मनी होता है, और M3 M4 हमारा ब्रॉड मनी होता है, राइट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि UTI बैंक हैज़ चूजन द न्यू ब्रांड ऑफ, UTI बैंक किसका नाम था पहले। तो जो हमारा इंडिया के जो थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एक्सिस बैंक, इसी का पहले नाम क्या था, UTI बैंक था। और UTI बैंक का इन्होंने जो नाम इन्होंने चेंज किया एक्सिस बैंक, एक्चुअल में उस टाइम पे बहुत सारे ब्रांड ऐसे थे जो UTI नाम से आते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, एक्सिस बैंक रख दिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपको मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी कोशिश करना है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग, लिखने से बेटर है कि आप इसी चीज़ को 2 बार देख लें, होता है ना, 2 टाइम्स की स्पीड पे। इससे क्या होगा कि आपको टाइम बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। सो ये इंपॉर्टेंट है कि टाइम बचे, और लिखने से भी आप बचें, समझें, बस समझें इसको, आप देखें और इतना ही काफ़ी होगा, राइट। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी अटेम्प्ट दैट इज़ मेड टू डिस्करेज कंज्यूमर फ्रॉम बाइंग अ सर्टेन प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड। अगर कोई भी हमारा ऐसा अटेम्प्ट है जिसमें हम कंज्यूमर क्या कर रहा है, डिस्करेज कर रहा है, कंज्यूमर को डिस्करेज किया जा रहा है इनफैक्ट कोई प्रोडक्ट को बाई करने से। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कंज्यूमर नहीं, कंपनी चाहती है कंज्यूमर ना खरीदें, उसको क्या कहते हैं, राइट। तो इसको हम बोलते हैं डी मार्केटिंग। अब डी मार्केटिंग क्या होता है, तो डी मार्केटिंग जो हमारा ऑप्शन डी है, डी मार्केटिंग होता है कि हियर कंपनी खुद ही एफर्ट करती है कंजम्पशन प्रोडक्ट का कम करने के लिए। यहाँ पे हम कंपनी खुद ट्राई करती है कि जो कंजम्पशन है ये उस प्रोडक्ट का कम हो जाए, राइट। अदर ऑप्शन अगर हम देख लिया जाए तो जो रीमार्केटिंग होता है, रीमार्केटिंग क्या होता है, अगर आपने ज़रूर आपने अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट या फिर मिंत्रा, इन सब आप ऐप्स आपने यूज़ किए होंगे, इनकी वेबसाइट आपने यूज़ करी होगी, तो आपने देखा होगा कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट वहाँ पे अगर सर्च कर लिया है तो वो चीज़ें आपको अदर साइट पे भी दिखाई देने लगती हैं, वो कैश मेमोरी के थ्रू दिखाई देने लगती है, चाहे वो IRCTC की वेबसाइट हो या फिर सरकारी रिजल्ट का वेबसाइट हो, वो हर जगह आपको दिखने लगता है, राइट। इवन फेसबुक पे भी दिखने लगता है। तो ये हमारा रीमार्केटिंग होता है। इसमें क्या होता है कि एक बार अगर आपने कोई भी वेबसाइट पे किसी चीज़ को आपने सर्च कर लिया है तो आपको हर जगह दिखने लगता है, ताकि वो चीज़ आप उसको खरीद लें, आपको पसंद है तभी तो आपने उसको सर्च किया था ना। अब जो हमारा नेगेटिव मार्केटिंग होता है, नेगेटिव मार्केटिंग क्या होता है,
तो नेगेटिव मार्केटिंग क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट को जो कस्टमर की नज़र में बेहतर बनाना। एक कंपनी क्या करती है, अपने को बेहतर बताती है और दूसरे को क्या बताती है, नीचा दिखाती है उनको कि वो प्रोडक्ट सही नहीं है। अब इसका एक बड़ा एक करंट में देखा जाए तो एक बड़ा बढ़िया एक एग्जांपल आया था टाटा अल्ट्रोज और Hyundai की i20 का। इसमें जो टाटा अल्ट्रोज थी ये Hyundai की i20 को डेट पे जाने के लिए बोलती है, और रीज़न ये था कि टाटा अल्ट्रोज आपको पता होगा 5 स्टार रेटिंग है, सेफेस्ट कार है। सो इसमें ये था कि सरकास्टिक वे में कि कौन ज़्यादा सेफ़ है ये दिखाने की कोशिश में ये ऐड किया गया था। इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव मार्केटिंग बोलते हैं, राइट। अब एक होता है मार्केटिंग डिजोनेंस, ठीक है, जो लास्ट हमारा ऑप्शन है वह मार्केटिंग डिजोनेंस। अब इसका मतलब क्या है कि सामान खरीदने के बाद टेंशन हो जाना। आपने कोई सामान खरीदा और आपको टेंशन हो गया, इससे क्या होता है कि आप इन दी एंड क्या होता है कि आप आप थोड़ा टेंशन में हो, आप जो अपना पैसा होता है वो कहीं और आप लगा देते हैं, राइट। सो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये है, इज़ द डिग्री टू विच योर ब्रांड थॉट और नोटिस्ड। किस तरीके से ब्रांड को आपको सोचा जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, या फिर नोटिस किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं। तो अगर आपने मोबाइल वोबाइल खरीदा होगा तो आप जनरली जाकर बोलते हैं कि इसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं, आपने ट्राई किया होगा। तो इसको हम बोलते हैं ब्रांड सैलियंस बोलते हैं। इसमें इसका मतलब क्या होता है कि कितने अच्छे तरीके से लोगों को पता है प्रोडक्ट के बारे में, जो प्रोडक्ट है उसके बारे में लोगों को कितने बेहतर तरीके से पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांड साइलेंस बोलते हैं, राइट। अदर ऑप्शन में अगर देख ले तो ब्रांड जो फीलिंग होती है ये क्या होता है, हाउ कस्टमर इज इमोशनली अटैच विद प्रोडक्ट। जनरली कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई प्रोडक्ट इतना अच्छा लग जाता है, चाहे वो टी शर्ट हो चाहे वो पैंट हो, कि आप उससे इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। ये क्या होता है, हमारा ब्रांड फीलिंग होती है। अदर ऑप्शन अगर देखो तो एक है ब्रांड रेजोनेंस। अब ये क्या होता है, साइकोलॉजिकल बॉन्ड कस्टमर के अंदर क्रिएट हो जाता है उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए। अगर आप देखेंगे इसका एग्जांपल है एप्पल का, जो प्रोडक्ट आते हैं तो लोगों के अंदर में इसका पागलपन होता है। साइकोलॉजिकली लोग इसको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये ओवर प्राइस्ड है, उसमें क्या फ़ीचर्स है, ऑल दे वांट कि होता ना, उनको ब्रांड रेजोनेंस हो गया उनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग स्ट्रैटेजिक प्राइस पॉइंट टू बेस्ट टेक एडवांटेज ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड मार्केट रिलेटिव टू कंपटीशन। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन का मतलब समझा जाए तो ये बोल रहा है कि किस तरीके से स्ट्रैटेजिक प्राइस की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर स्ट्रैटेजिक प्राइस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कॉम्पिटिटिव प्राइस रखनी पड़ेगी। कॉम्पिटिटिव प्राइस का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आपने अपने कॉम्पिटिटर को ध्यान में रख के, जो हमारा ऑप्शन बी है, अगर आपने कॉम्पिटिटर को ध्यान में रख के अगर आपने प्राइसिंग नहीं करी है, इस क्वेश्चन का मीनिंग यही है, अगर आपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर को ध्यान में अगर आपने प्राइसेस नहीं करिए तो आपको फिर प्रोडक्ट नहीं बिकेगा ना। तो इसमें क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग आपको अपने प्रोडक्ट का रखना होता है, राइट। और जो अगर मैं अदर ऑप्शन देख लूँ तो जो हमारा है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, इसमें क्या है कि इस वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है, कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग होता है। कस्टमर कैसे हैं, कस्टमर का बेस कैसा है। अगर मान लीजिए कस्टमर जनरली मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, अगर आपने बहुत जनरली आप देखेंगे ना तो जो कम रेंज वाले जो मिडिल क्लास होते हैं वो जनरली आईफोन नहीं परचेज कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कस्टमर देख के और प्रोडक्ट बनाना। एग्जांपल में जियो फ़ोन आप देख सकते हो, जियो एग्जांपल जो आई थी ना, जियो की जो सिम आई थी, ये एक्चुअल में वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग थी, सस्ता था, लोगों को मास लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, राइट। और उस टाइम पे जो बाकी कंपनीज थी इनका डेटा बहुत ज़्यादा महंगा था, सो इसलिए ये जियो का बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गया था, राइट। अब हमारा जो लास्ट ऑप्शन है प्रीमियम प्राइसिंग, इसको हम देख लेते हैं। प्रीमियम प्राइसिंग में क्या होता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से, जो कंपनी है वो अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा प्रीमियम है तो थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करती है, राइट। इसको हम बोलते हैं प्रीमियम प्राइसिंग। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या है कि इन मार्केटिंग डिक्शनरी SMM स्टैंड फॉर। अब ये SMM क्या होता है, तो SMM होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट, ऑप्शन सी। अब इसका क्या यूज होता है, आज के टाइम पे देखा जाए तो इसका सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। देखा जाए तो व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, एज वेल एज गूगल एंड सो मेनी वेबसाइट्स। इसमें हम क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ किया जाता है, कंपनीज करती हैं, इवन उनके जो एनालिटिकल जो वहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं उनका पर्टिकुलर काम यही होता है कि अपने ब्रांड को प्रमोट करना। तो यही हम इसको बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो ये है NSSO इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसका पूछा है कि NSSO का फुल फॉर्म क्या है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैं बता दूँ, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जनरली अगर आप देखेंगे तो फुल फॉर्म हालांकि ये जूनियर एग्जीक्यूटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव दोनों में पूछे जाएंगे, बट
जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए फुल फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस के लेवल थोड़े आसान आने की उम्मीद है, राइट। तो जो हमारा NSSO है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। इसको 1950 में बनाया गया था और पहला परमानेंट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन था ये, और इसका काम क्या था, कलेक्ट डेटा करना, डेटा को कलेक्ट करना। इसके साथ एक और बनाया गया था जिसका नाम है CSO, आई मीन सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, राइट। तो इनको जो मोदी गवर्नमेंट थी 2019 में, इन दोनों को कंपनी को मर्ज कर दिया गया और इनको बना दिया गया NSO, सिर्फ NSO। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राइट। सो यहाँ पे आप जितने भी, आई मीन फुल फॉर्म, जो पिछला क्वेश्चन था यहाँ पे भी 3 फुल फॉर्म मैंने बताया, ये सारे फुल फॉर्म स्पेशली इंपॉर्टेंट है। मोस्टली पॉसिबल है कि जो ना मार्केटिंग और CRM मिलाकर 24 क्वेश्चन आ रहे थे, इसमें 2 या 3 पॉसिबल है, मिनिमम फुल फॉर्म आ सकते हैं, राइट। और आपको पता है कि मोदी गवर्नमेंट तो फेमस है ही मर्जिंग पॉलिसी के लिए, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा, ये है कैपिटल इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट प्रमोट। अब कैपिटल इकोनॉमी सिस्टम, आई मीन क्या प्रमोट करता है, तो जो ऑप्शन डी है हमारा, फ्री इंटरप्राइज एंड कंपटीशन, राइट। तो इसका आंसर ये है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पे जो कैपिटल इकोनॉमी है ये क्या करती हैं, तो यहाँ पे जो गुड्स होता है, लेबर होता है, नेशनल रिसोर्स होता है, ये कंट्रोल किसके द्वारा की जाती है, कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय प्राइवेट कंपनीज, राइट। कैपिटलिस्ट या फिर कैपिटलिज्म या फिर कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है, यहाँ पे प्राइवेट पीपल या फिर इंडिविजुअल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब एक और आपके अंदर डाउट आया होगा कि ये सोशलिज्म और कैपिटलिज्म ये वही तो नहीं है। हाँ बिल्कुल ये वही है। इनका डिफरेंस भी देख लेते हैं। जो कैपिटलिज्म है इसमें इंडिविजुअल, जैसे मैंने बताया, इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट पीपल इसके ओनर होते हैं, राइट। सोशलिज्म में क्या होता है, सरकारी कंपनी, जो गवर्नमेंट होता है वो ओनर होता है। जनरली आप 1991 के पहले देखोगे तो हमारे यहाँ पे प्योर सोशलिज्म था, और 1991 आई मीन जो कहा जाता है ना, जो हमारा टर्निंग पॉइंट था हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए, उसके बाद बहुत सारी कंपनीज को प्राइवेट किया गया, डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, तो उसके बाद हमारी कंपनीज कैपिटलिस्ट मतलब कैपिटलिस्ट की साइड और मूव करने लगी, राइट, मूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्या है, वैल्यू बेस्ड, हु प्रपोज द वैल्यू चेन टू एज अ टूल टू आइडेंटिफाई कस्टमर वैल्यू। आई मीन यहाँ पे किसने प्रपोज किया वैल्यू चेन को टू आइडेंटिफाई कस्टमर की वैल्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो नाम था इनका ऑप्शन बी, माइकल पोर्टर। और इन्होंने क्या किया था, यहाँ एक कंपनी आइडेंटिफाई करती है वैल्यू चेन में, आइडेंटिफाई करती है इट्स प्राइमरी एज वेल एज सपोर्ट एक्टिविटीज़। अब प्राइमरी इनकी एक्टिविटीज़ क्या होगी और सपोर्ट एक्टिविटीज़ क्या होगी, ये आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि वैल्यू ऐड करेंगी कंपनी के फाइनल प्रोडक्ट में, और ताकि वो समझ रहे हो जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस पर ज़्यादा फोकस किया जा सके, एंड देन उसको एनालाइज किया जा सके ताकि कॉस्ट रिड्यूस होके, और भी बहुत सारी चीज़ें, राइट। सो ये हो गया 10th का बी। 11th की हम बात करें तो ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अ कंपनी रिड्यूसेस सेल्स प्रमोशन टू टेक एडवांटेज ऑफ हैवी कंज्यूमर डिमांड। तो यहाँ पे कौन सा साइकिल, आई मीन इसका मैं दिखा दूँ आपको पूरा प्रॉपर। तो इसका ऑप्शन तो है सी, सॉरी ऑप्शन बी है, ग्रोथ। और यहाँ पे होता क्या एक्चुअल में, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी में बहुत ज़्यादा आई मीन ग्रोथ की अगर बात होती है ना, तो जो कंपनी में जब ग्रोथ होती है एक्चुअल में, तो ग्रोथ के टाइम पे क्या होता है कि देखो यहाँ पे अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं पहले, तो जो हमारे यहाँ पे ग्राफ देखोगे तो जो सबसे पहला होता है, सबसे नीचे, इसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन, इसके बाद ग्रोथ और मैच्योरिटी, और उसके बाद लास्ट में होता है डिक्लाइन, राइट। तो जो इंट्रोडक्शन के बाद जो ग्रोथ आता है, ग्रोथ में आप देखो ना तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है। तो जब ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है तो कंपनी यहाँ पे अपने सेल्स प्रमोशन को थोड़ा डाउन कर देती है, और कंपनी पूरा फोकस करती है कंज्यूमर के डिमांड को फुलफिल करने में। आई मीन उस टाइम पे मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जाता है, राइट। मैच्योरिटी में क्या होता है कि अब वो एकदम मैक्सिमम पे जा चुका होता है, और वो अब धीरे धीरे उसकी जो ग्राफ है वो मैक्सिमम वैल्यू से 0 डिग्री की ओर मूव करने लगती है, राइट। और उसके बाद डिक्लाइन में क्या होता है, प्रोडक्ट जो डिक्लाइन होने लगता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा है कि QCI, CRM में, CRM मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में QCI का मतलब क्या है। तो जो ऑप्शन सी है, क्वालिटी कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, राइट। इसमें क्या होता है कि जितने भी क्वालिटी कॉम्पिटिटिव इंडेक्स क्या होता है कि जितने भी तौर तरीके, कॉम्पिटिटिव है, क्वालिटी में कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जितने भी तौर तरीक़ों से नए कस्टमर को एक्वायर करना भी होता है, एज वेल एज जो उनके पुराने कस्टमर हैं उनको रखना भी होता है कंपनी के लिए, ठीक है। तो ये होता है हमारे क्वालिटी कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस भी सारे अच्छे हैं। सो यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा।
इंश्योर्स दैट योर सब्सक्राइबर रियली वांट टू रिसीव योर ईमेल। ये जनरल लाइफ से भी है, आई मीन सभी ईमेल जनरली रिसीव करते हैं ऑन डे टू डे बेसिस। बहुत सारे ईमेल ऐसे होते हैं जो आपको पता भी नहीं है क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये एक CRM बेस्ड ही है, आई मीन ये प्रमोशन बेस्ड ही होता है। तो इसमें क्या है कि इसमें बोला है कि रियली वांट टू रिसीव योर ईमेल बाय एडिंग। अच्छा, आप एकदम क्या ऐसा करोगे कि आप कंपनी को ऐसा लगता है कि आप एकदम रिसीव करना चाहते हो, उसके लिए कोई परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो पहले मैं इसका आंसर बताता हूँ, फिर सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये होता है डबल ऑप्ट इन। और डबल ऑप्ट इन क्या होता है? डबल ऑप्ट इन में क्या होता है कि इसमें कंज्यूमर खुद ही चाहते हैं टू रिसीव ईमेल, परमिशन इसमें नहीं मांगा जाता। आई मीन इसमें परमिशन की ज़रूरत नहीं होता। आपने अगर डबल ऑप्ट इन पर क्लिक कर लिया तो इसमें कोई परमिशन आपको वापस देने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी अब डायरेक्ट आपको ईमेल भेज सकती है, राइट। ऑप्ट इन क्या होता है? जो हमारा ऑप्शन ए है, इसमें ईमेल मार्केटिंग कैंपेन होता है और वहाँ जहाँ परमिशन बेस्ड होता है, आई मीन यहाँ पर परमिशन आपको देना होता है। जितना आप चाहते हैं, जो ईमेल चाहते हैं, सिर्फ आपको वही अलाउ करना होता है, राइट। आपको सिर्फ वही ईमेल मिलता भी है। ऑप्ट आउट क्या होता है? तो छुटकारा पाने का तरीका। आई मीन अगर आप देखें तो हर ईमेल के नीचे अगर आप देखा जाए तो एक एक्ट पास हुआ था, कैन स्पैम करके, CAN उसके बाद SPAM, कैन स्पैम। इसमें क्या हुआ था कि इस एक्ट के बाद हर ईमेल के नीचे एक ऑप्ट आउट का हो गया, फिर आप ये सकते हो अनसब्सक्राइब दिस ईमेल इफ़ यू वांट टू। आप चेक करना, ईमेल के नीचे एक अनसब्सक्राइब का ऑप्शन आता है और ये मैंडेटरी हो गया, राइट। तो अगर आप किसी ईमेल को नहीं चाहते हो, नहीं रिसीव करना चाहते, तो आप उसको ऑप्ट आउट कर सकते हो। हर ईमेल के नीचे ये ऑप्शन होता है। डबल ऑप्ट इन मैंने बता दिया है, इसमें कंज्यूमर को कोई भी परमिशन देने की ज़रूरत नहीं था। इसमें कंज्यूमर खुद चाहता है कि मैं आपका जो कंपनी की जो ईमेल है मैं रिसीव करना चाहता हूँ, और वो खुशी से कहता है, राइट। ट्रिपल ऑप्ट इन का मतलब क्या है? ट्रिपल ऑप्ट इन ये एक और स्टेप फर्दर है। इसमें कंपनी आपको कॉल भी कर सकती है, आपको इंटरेस्ट के बारे में, आपके नॉलेज के बारे में जानने की कोशिश करती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या है? इज़ अ मेथड टू ऑफ सॉफ्टवेयर डिलीवरी दैट अलाउज डेटा टू बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी डिवाइस। अच्छा, कौन सा मेथड है? ये मेथड कौन सा है जिसमें सॉफ्टवेयर डिलीवरी की बात की जाती है? और इसमें क्या होता है कि फ्रॉम एनी डिवाइस, आप उस सॉफ्टवेयर को किसी भी डिवाइस में यूज़ कर सकते हो विद एन इंटरनेट कनेक्शन एंड वेब ब्राउज़र से, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑप्शन डी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, आई मीन सॉफ्टवेयर आप सर्विस की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि अलाउ डेटा को किसी भी कंप्यूटर में एक्सेस करना आप कर सकते हो विद इंटरनेट की हेल्प से आप कर सकते हो, राइट। इसमें होता है, आपको क्या करना होता है कि आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है सॉफ्टवेयर को पाने के लिए। जनरली आप देखोगे ना, बहुत सारे आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, बहुत सारे टाइपिंग के सॉफ्टवेयर हो गई, या फिर MS वर्ड हो गया, या फिर पावर पॉइंट हो गया। तो ये सारे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ही है। आपको सिर्फ डाउनलोड करना होता है, आपको उसको परचेज करना होता है, और आप उसको यूज़ कर सकते हैं कहीं भी किसी भी कंप्यूटर से, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, राइट। लास्ट क्वेश्चन जो कि 15th है, ठीक है। इज़ अ लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डेटाबेस। अच्छा, जहाँ पे भी डेटाबेस का बात है, रिट्रीवल ऑफ डेटाबेस का बात अगर आ गया, स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस, आई मीन वापस हम चाहते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन डेटाबेस से लेने का, तो कभी भी, आई मीन ये इंपॉर्टेंट, इसमें डेटाबेस का जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब होता है SQL। अभी जहाँ पे भी जो फुल फॉर्म है SQL का, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस, राइट। डेटाबेस को कम्युनिकेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए, आई मीन डेटाबेस किस तरीके से, बहुत सारे डेटा होते हैं ना, आई मीन कंपनी की बहुत सारे डेटा होती हैं, तो उसको ऑपरेट कैसे करना है, उनमें डेटा क्रिएशन एज वेल एज डेटा डिलीशन कैसे करना है, इसको हम SQL के अंदर में देखते हैं, SQL के थ्रू देखते हैं, राइट। अब एक और चीज़ फोकस करने वाली है। मैंने जब CRM और ये सब चीज़ें के वीडियोज़ में बना रहा था, तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि आपको फुल फॉर्म पे फोकस करनी है, स्पेशली जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले को। दूसरा जो दिक्कत है वो ये है कि आपको हर क्वेश्चन, आई मीन जो आप पेपर में अटेम्प्ट करने जा रहे हो और आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाया, मतलब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपको कोशिश करना है कि एक बार अगर आप हिंदी में अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आप इंग्लिश में जाओ, या फिर अगर इंग्लिश में, आई मीन लैंग्वेज चेंज करो अपने क्वेश्चन का, ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन को पढ़ो। हो सकता है कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।